हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेड एरोज आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। पिछले 4 महीने से चल रहे अमेरिका ईरान संघर्ष के बाद एक बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आने वाला है। अमेरिका और ईरान ने एक फ्रेमवर्क पीस डील पर सहमति जताई है, जिसका औपचारिक हस्ताक्षर 19 जून 2026 को स्विट्जरलैंड में होने वाला है। यह समझौता केवल 2 देशों के बीच शांति प्रयास नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव वैश्विक तेल बाजार, पश्चिम एशिया की राजनीति, परमाणु सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाला है। तो आज हम इसी घटनाक्रम के आलोक में इस क्लास पे चर्चा करने वाले हैं। तो इसी घटनाक्रम के आलोक में हम समझेंगे कि इस युद्ध की पृष्ठभूमि, जो पिछले 4 महीने से जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है, साथ ही साथ जो समझौता होने वाला है उसके प्रमुख प्रावधान क्या है, और जो परमाणु मुद्दा है, जो दोनों देशों के बीच जो मुख्य मुद्दा था टकराव को लेकर, उस मुद्दे को क्यों फिलहाल टाल दिया गया है, और अमेरिका ईरान की रणनीतिक जीत हार क्या है दोनों देशों के मध्य हम समझेंगे कि क्यों किसकी जीत या हार हुई है। साथ ही साथ हम अंत में ये समझेंगे कि भारत के लिए ये जो समझौता होने वाला है दोनों देशों के बीच, उसके क्या मायने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम युद्ध की पृष्ठभूमि को समझते हैं। जैसा कि दिसंबर 2025 में ईरान की मुद्रा रियाल रिकॉर्ड स्तर तक गिर गई और देश में आर्थिक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी का फायदा उठाकर क्या हुआ कि 28 फरवरी 2026 को जो है अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त सैन्य कार्रवाई कर ईरान पर हमला कर दिया। ये ज्ञातव्य तथ्य है, इससे आप लोग भी परिचित होंगे कि पिछले 4 महीने से जो है मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ। दोनों देशों ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला कर दिया और इस युद्ध में ईरान के सर्वोच्च नेता जैसा कि अयातुल्लाह अली खेमई की मृत्यु हो गई और इसके बाद जो है युद्ध और ज्यादा भड़क गया देखने में आया और ईरान की परमाणु सुविधाओं पर भी जो है अटैक किया गया, जिसमें नंताज, इस्फहान और फोर्दो को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि अप्रैल 2026 में एक अस्थायी युद्ध विराम घोषित हुआ, लेकिन तनाव बना रहा। मतलब पिछले 3-4 महीनों के दौरान जो युद्ध हुआ उसमें अप्रैल में एक अस्थायी युद्ध विराम को किया गया, उससे जो है कुछ शांति जरूर मिली, लेकिन जिस तरीके से पूरे विश्व में इस युद्ध का जो व्यापक एडवर्स इफेक्ट पड़ा, उससे जो है पूरा विश्व जो है घबरा गया, खासकर ऊर्जा संकट उत्पन्न बहुत ज़्यादा हो गया। तो आगे हम लोग देखते हैं कि समझौता जो होने वाला है उसका जो है प्रमुख बिंदु क्या है। देखिए, सैन्य प्रावधान इसमें क्या है, सभी मोर्चे पर अस्थायी युद्ध विराम, जो युद्ध विराम है उसको अस्थायी युद्ध विराम लगाने की घोषणा होगी। साथ ही अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी समाप्त करेंगे, अमेरिकी सेना की क्रमिक वापसी होगी, जो अमेरिकी सेना जो वहां बनी हुई है धीरे धीरे उसको ग्रेजुअल तरीके से अपने देश वो लौटेगी। उसी तरह नए प्रतिबंध जो हमेशा लगा दिए जाते थे अमेरिका के द्वारा ईरान पर, वो नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से आगे अगर आप देखेंगे तो हॉर्मुज जलडबू मध्य जो इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ, क्योंकि इस पे जो है ईरान ने इस पे नाकाबंदी कर दी थी, जिससे जो है एक इसके माध्यम से जो तेल और ऊर्जा का जो व्यापार होता है पूरे विश्व का 20% होता है, तो उसमें एक संकट बहुत बड़ा उत्पन्न हो गया था और इसी कारण जो है भारत जैसे देशों को भी बहुत बड़ा इस ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा और दूसरे देशों से आयात कराने में आयात बिल भारत का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये एक तो एडवर्स इफेक्ट है इसका, और भी बहुत सारे मायने थे। तो जो हॉर्मुज जलडबू मध्य है उस पर क्या इसको समझौते को लेकर है बिंदु, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि यह दुनिया का 20% तेल व्यापार का मार्ग है, आप भी जानते होंगे, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा युद्ध के दौरान। समझौते के अनुसार क्या है कि ईरान इसे तत्काल खोल देगा, जैसा कि ईरान इसमें नाकाबंदी कर दिया था और जहाज नहीं, वाणिज्यिक जहाज जो है दूसरे देशों की जो तेल लेकर आती वो गुजर नहीं पा रही थी। हालांकि भारत के जहाज कुछ जहाजों को आने दिया गया था, लेकिन वो वही होता है कि जहां हमारी इतनी आवश्यकता है, ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर वो होता है। उसी तरह अब जो सभी जो वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन की अनुमति होगी, अब जो नया जो समझौता हुआ है। जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि यदि हार्मुज बंद रहता है तो भारत, चीन, जापान और यूरोप को तेल की आपूर्ति प्रभावित होती है। जैसा कि बंद हुआ था तो इन सारे देशों को बहुत ज़्यादा अपने आपूर्ति का जो इसके जो सप्लाई चेन है तेल को लेकर वो डिस्टर्ब हुआ था। वही जैसे 2026 के संघर्ष के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला था। साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि जो है तेल का जो मूल्य है $100 प्रति बैरल को पार कर गया, 130 के आसपास पहुंच गया।
तो इस तरीके से अगर तेल का मूल्य बढ़ेगा तो उसका एडवर्स इफेक्ट दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगी। भारत भी उससे छूता नहीं रहा। अभी देख रहे हैं कि पिछले हफ्तों में, पिछले महीने में तेल का मूल्य जो है लगातार बढ़ाया गया। अब जो है कुछ देशों में जो है, कुछ शहरों में जो भारत के तेल जो है पेट्रोल 110 रुपये प्रति लीटर के आसपास बिक रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक जो कड़ी कहीं डिस्टर्ब होती है तो उसका प्रभाव विश्व के सारे देशों के इकोनॉमी पर देखने को मिलता है। चूंकि भारत जैसे देश के लिए जो क्या है कि ऊर्जा का हम जो है, हमारे यहाँ रिसोर्स बहुत सीमित है। हमको अपनी ऊर्जा की जो ज़्यादातर जो खपत है उसकी मात्रा को बाहर से पूर्ति करनी पड़ती है। करीब 90% के आसपास ये आंकड़ा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये संकट था। अगर ये समझौता पूरी तरीके से लागू होता है तो हॉर्मुज़ जलसंधि को पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। जितने भी वाणिज्यिक कमर्शियल जो जहाज है उसको आने दिया जाएगा। तो इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अभी आप समझ सकते हैं कि आर्थिक प्रावधान क्या है। अमेरिका 24 अरब डॉलर की ईरानी संपत्ति जारी करेगा, यानी जो फ्रीज जो उसकी संपत्ति थी उसको जारी किया जाएगा। साथ ही साथ तेल प्रतिबंधों पर अस्थायी छूट लगाया जाएगा और 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण का पैकेज पर बातचीत होगी। जो युद्ध के दौरान जो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। उसके लिए जो एक पैकेज जारी करने के लिए बातचीत होगी। और जैसे उदाहरण से अगर आप समझ सकते हैं, ये वैसा ही है जैसा 2015 के परमाणु समझौते के बाद ईरान को आर्थिक राहत मिली थी। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। और साथ ही इसमें अब जो महत्वपूर्ण जो सबसे जो मुद्दा है जिसको लेकर टकराहट थी कि परमाणु मुद्दा को क्यों टाल दिया गया है फिलहाल, उसको समझते हैं हम लोग। युद्ध का मुख्य उद्देश्य जैसा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना था, लेकिन 4 महीने की लड़ाई के बाद भी ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई, लेकिन परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह समाप्त नहीं किया। यह कारण है केवल 60 दिनों तक यथास्थिति बनाए रखने पर सहमति थी। यह दर्शाता है कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई के बावजूद ईरान को अपनी शर्तों पर झुकने में सफल नहीं हुआ। दूसरी ओर ईरान भी आर्थिक संकट के कारण लंबा युद्ध नहीं झेल सकता था। इसलिए दोनों पक्षों ने जो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को चुना। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो संघर्ष उसको किस तरीके से जो प्रबंधन किया जाए उसको दोनों पक्षों में चुना, बजाय कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो परमाणु को लेकर जो दोनों पक्षों में जो तनाव था, जिसको युद्ध का जो मुख्य कारण था, उसमें जो है ईरान जो है पूरी तरीके से उसको समाप्त करने के लिए तैयार नहीं हुआ, अपनी जो परमाणु कार्यक्रम उसको जारी रखा। तो इससे भी लग रहा था कि युद्ध बहुत लंबा खींचेगा तो दोनों पक्षों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अमेरिका को तो नुकसान हो ही रहा था, ईरान को भी नुकसान होगा। तो इसलिए उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को चुना। अब देखिए कि इस समझौते में सबसे बड़ा जो प्रश्न निकल कर आ रहा है, लोग बहुत तरह की इस तरीके की जो समाचारों में भी देखने को मिल रहा है कि आखिर किस पक्ष की जीत हुई, युद्ध से आउटकम क्या मिला। जैसा कि जब युद्ध इतने बड़े स्तर पर लड़ा गया तो उसका कुछ मायने भी हुआ, कुछ अर्थ भी निकला क्या, किसी की जीत हार हुई क्या। देखिए, अब अगर अमेरिका की उपलब्धि की अगर बात की जाए तो इसमें युद्ध विराम की स्थापित किया अमेरिका ने, परमाणु गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगवाई। अस्थायी रोक तो नहीं लग सका है, लेकिन अस्थायी जरूर कुछ रोक लगा है। उसी तरह तेल बाजार को स्थिर करने का प्रयास किया, चूंकि तेल बाजार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए अमेरिका की उपलब्धि ये कहा जा सकता है कि तेल बाजार अगर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा तो वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा रिसेशन आ जाएगा। रिसेशन आएगा तो करीब बहुत सारे ऐसे जो विशेषज्ञ हैं ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि विश्व जो है करीब 50 साल पीछे चला जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो अमेरिका की उपलब्धि कहा जा सकती है कि युद्ध विराम के लिए उसने तैयार कराया है, तो जरूर तेल बाजार को वो अस्थायी रूप से स्थिर प्रयास करने का किया है। उसी तरीके से ईरान की अगर उपलब्धि देखी जाए तो हॉर्मुज पर अपना प्रभाव बनाए रखा। हॉर्मुज जो है उसने उसके प्रभाव को नहीं छोड़ा। एक तरीके से कह सकते हैं कि हॉर्मुज ने इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई, हॉर्मुज की खाड़ी, जिसके कारण ही जो है समझौता हो पाया, क्योंकि उसको उसने रोक रखा था। उसके रोकने के कारण या नाकाबंदी कर रखा था, उसका ये प्रतिफल हुआ कि तेल बाजार पे एक बहुत बड़ा संकट गहरा गया। उसी तरह मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम पर कोई प्रतिबंध नहीं, आर्थिक प्रतिबंधों पर राहत प्राप्त की, फ्रीज हुए अरबों डॉलर वापस मिलने की संभावना है, जिस तरीके से अमेरिका ने बोला है। इन स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो इसको म्यूचुअली हर्टिंग सेटलमेंट कहा जाता है। ठीक है, म्यूचुअली हर्टिंग सेटलमेंट कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में इसको। इसका मतलब ये होता है कि दोनों पक्ष युद्ध जारी रखने की स्थिति में नहीं है और वो एक समझौते की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस स्थिति को एक नाम दिया गया है म्यूचुअली हर्टिंग
सेटलमेंट। तो इसमें ऐसी स्थिति होती है जहां दोनों पक्ष युद्ध जारी रखने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो एक सेटलमेंट की तरफ वो बढ़ते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उसी तरह इसमें जो 60 दिन की जो परीक्षा है, जो 60 दिन का जो समय सीमा है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इसी दौरान देखा जाएगा कि जो जिसमें जो हस्ताक्षर अभी स्विट्जरलैंड में 19 तारीख को होने वाला है, उसमें 60 दिन की जो समय सीमा मांगी गई है, उस समय सीमा के दौरान ही असली परीक्षा होगा कि क्या दोनों पक्ष युद्ध में जो अस्थायी रोक लगाए हैं उस पर कायम रहते हैं। क्या देखिए, क्या अमेरिका इजरायल को, इसमें सबसे बड़ा सवाल आएगा कि क्या अमेरिका इजरायल को नियंत्रित कर पाएगा। दूसरा आएगा कि क्या अमेरिकी नौसैनिक वापसी समय पर होगी, जो अमेरिकी नौसैनिक वहाँ हैं क्या समय पर उनकी वापसी हो पाएगी। साथ ही साथ क्या ईरान वास्तव में धनराशि मिलेगी ईरान को। ये सारे जो सवाल जो पैदा हो रहे हैं, उन प्रश्नों के जो उत्तर मिलेंगे 60 दिनों के अंदर, उसी पे जो है इस युद्ध की दिशा निर्धारित होगी कि ये युद्ध जो है किस तरफ बढ़ता है। क्या वास्तव में ये सारी चीजें हो जाएगी, तभी जो है क्षेत्रीय तनाव कम हो सकता है, नहीं तो तनाव बरकरार रह सकता है और युद्ध जो है फिर भड़क सकता है। ठीक है, तो भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। चूंकि भारत इसलिए भी जुड़ा हुआ था कि क्योंकि भारत का मैक्सिमम जो ऊर्जा की आपूर्ति होती है गल्फ कंट्रीज से होती है और उसी रास्ते होती है। चूंकि ये रास्ता भी बहुत शॉर्ट है, करीब 2 या 3 दिन में ही वहाँ से जो है तेल हमारे देश में पहुँच जाता है। और जो भारत ने जो डाइवर्सिफिकेशन किया है, वो रास्ते बहुत लंबे हैं, वहाँ से 40 से 45 दिन में हमारे देश में तेल आ पाते हैं। चूंकि कंपल्सन जब हो जाएगी तो भारत मंगाएगा ही, लेकिन उससे क्या होता है कि आयात बिल बढ़ता है। तो सबसे बड़ा ये प्रश्न है कि अगर इस देश में जब शांति, इन क्षेत्र में जब शांति या अस्थायी रूप से वहाँ युद्ध विराम होता है, तो भारत के लिए इसके लिए बहुत ही फायदे हैं। जैसे सबसे बड़ा जो प्रश्न है ऊर्जा के क्षेत्र में, तो भारत अपने तेल आयात का, जैसे मैं बताया कि बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से प्राप्त करता है, और इसमें जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो है सामान्य होता है, तो इससे तेल की आपूर्ति समान हो पाएगी, कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव कम होगा, साथ ही साथ जो है भारत का आयात बिल घट सकता है, जैसा कि मैंने उदाहरण से आपको समझाया। उसी प्रकार से चाबहार बंदरगाह की अगर बात किया जाए, तो रणनीतिक रूप से चाबहार बंदरगाह जो है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उस क्षेत्र में शांति बनी रहती है तो ये प्रोजेक्ट फिर से आगे बढ़ सकता है, और बढ़ेगा तो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उस रास्ते जो है वो अपने बहुत सारे स्ट्रेटेजिक कूटनीतिक चीज़ों को वो प्रयोग कर सकता है। जैसा कि अफगानिस्तान में भी हमको पहुंच प्रदान करता है वहाँ से, चूँकि हम अफगानिस्तान से अपने रिलेशन को, चूँकि पाकिस्तान मार्ग नहीं देता है, तो हम उस रास्ते अफगानिस्तान पहुँच सकते हैं। तो उस देशों से भी, या फिर सेंट्रल एशिया में हम बहुत तेज़ी से पहुँच सकते हैं। तो इसलिए ये जो है स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है। अगर वहाँ पे शांति स्थापित होती है या फिर युद्ध विराम हो जाता है, तो ये प्रोजेक्ट फिर से तेज़ी से बढ़ पाएगा, और भारत जो है वहाँ पे अपने सेंट्रल एशिया में या अफगानिस्तान में आगे बढ़त ले सकता है। अब देखिए, निष्कर्ष के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, तो अमेरिका ईरान शांति समझौता 2026 में पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन ये अंतिम समाधान नहीं है। ठीक है, परमाणु मुद्दा अभी भी अनसुलझा है, और अगले 60 दिन तय करेंगे कि यह समझौता अस्थायी शांति में बदलता है। जैसा कि कई प्रश्न उभर के सामने आ रहे हैं कि जो धनराशि है क्या ईरान को मिलता है, या फिर और भी बहुत सारे जो, या फिर अमेरिकी नौसेना है जो उनकी वापसी हो पाती है। ये सारे प्रश्न का उत्तर इन 60 दिनों में मिलेगा। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है तो हो सकता है कि अस्थायी शांति में बदल जाए। तो अस्थायी शांति में बदल जाए तो हमारे लिए फ़ायदा ही है, विश्व के लिए भी फ़ायदा है, और भारत के लिए समझौता ऊर्जा सुरक्षा और चाबहार परियोजना और पश्चिम एशिया में रणनीतिक हितों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज की टॉपिक में हमने समझा इस सारी चीज़ों को कि इस समझौते के क्या मायने होंगे, इन समझौते से क्या असर पड़ सकता है विश्व पर, और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो आने वाले दिनों में ये बताएगा, ये समझौता जब इस पर हस्ताक्षर हो जाएगा, और अगले 60 दिनों में पता चलेगा कि इस समझौते के जो पहलू हैं उन पहलुओं को सही तरीके से लागू किया जाता है, या जो कहा जाता है उसको किया जाता है। तो उसका आउटकम जब आएगा तो उसी पे ये पूरी की पूरी जो है शांति वहाँ पे डिपेंड है। तो हम आशा करेंगे कि इस समझौते में जो भी चीज़ें कही गई हैं उसकी सही समय पे पूर्ति हो, और अस्थायी एक शांति आ पाए गल्फ में, जिससे जो है विश्व का जो ऊर्जा संकट है वो दूर हो पाए, और भारत के लिए भी जो रणनीतिक रूप से या ऊर्जा के दृष्टिकोण से जो फायदेमंद चीज़ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव या क्लास के बारे में कुछ कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे राय दे सकते हैं अपनी। आपके राय का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।